साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास। जैसा कि आपको पता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, इस बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में 27 प्रश्न इतिहास से देखने को मिले हैं। और आपको ये भी पता है एमपी जो है वो यूपीपीसीएस को फॉलो करता है, तो आपको इस बार कम से कम 20 से 22 प्रश्न इतिहास यानी मध्य प्रदेश इतिहास और भारतीय इतिहास को मिला करके आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इतिहास की बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम हर एक यूनिट की जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 20 जून को आपका एग्जाम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मई का समय बचा हुआ है। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है एमपीपीएससी में, तो तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। हर एक प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाइए, नोट डाउन कीजिए, अपना आत्म जो है चयन कीजिए, अपने खुद के अंदर देखिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, ठीक है। इसीलिए डेली हम हर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपसे आ रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमियां कहां पर हैं, फिर आप उन कमियों को सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका ऋग्वेद, यानी कि सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही वैदिक जो ऋग्वेद है उसी में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ डिटेल में जानकारी दे देते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले वर्ण शब्द को दो आधार पर यहाँ पर बांटा गया है। देखिए कैसे, तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में भी वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी तो रंग के चयन के लिए वर्ण का प्रयोग किया जाता था और कभी कभी व्यवसाय के चयन के आधार पर भी वर्ण का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। देखिए आर्यों को यहाँ पर गौर वर्ण बताया गया है तथा जो भी दास लोग हुआ करते थे उन्हें कृष्ण वर्ण कहा जाता था, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि शूद्र शब्द का वर्णन सबसे पहले कहां देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? यानी कि महायान शाखा किसके शासन काल में बनी थी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है धर्मपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो बताइए कि किसके शासन काल में महायान शाखा का जन्म हुआ था। आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा का जन्म हुआ था। अब देखिए आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने, ठीक है। अपने कॉपी में कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो भी आंसर सही होता है उसके सामने आपको 1 नंबर देना है, जो भी गलत होता है उसके सामने 0 नंबर देना है। और लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ में जो भी नया फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता जा रहा है उसको उसी प्रश्न के सामने आपको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ये रिवीजन के वक्त में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आंसर हो गया आपका। चलिए कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो आपको याद रखना है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आपसी मतभेद के कारण इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो याद रखिए कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपका एमपी हिस्ट्री का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। आइए देखते हैं। तो देखिए भरहूत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन बी है साहनी के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मॉर्सल के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्री वाकड़कर के द्वारा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कनिंघम के द्वारा यहाँ पर भरहूत स्तूप की खोज की गई थी। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहूत स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। तो पहला फैक्ट आपका क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसने निर्माण करवाया था भरहूत स्तूप का, तो अशोक ने निर्माण करवाया था। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय के द्वारा लगाया गया था। तो कनिंघम ने इसकी खोज की थी, कब की थी? 1873 में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये भी आपका एमपी हिस्ट्री का ही प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे दुर्ग पाए जाते हैं और हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो दुर्ग से ही पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के दरवाजे भी हैं हर एक दुर्ग में। तो दरवाजों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा आपको कहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन है ग्वालियर दुर्ग में, ऑप्शन बी है रायसेन के दुर्ग में, ऑप्शन सी है ओरछा के दुर्ग में या फिर ऑप्शन नंबर डी है बांधवगढ़ के दुर्ग में। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि ग्वालियर दुर्ग में आपको आलमगीर का दरवाजा देखने को मिलने वाला है। तो ग्वालियर दुर्ग में और कौन कौन से दरवाजे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए
तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न यानी कि जिब्राल्टर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल का दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथीफोड़ दरवाजा। ये 5 दरवाजे आपको ग्वालियर के किले में देखने को मिलने वाले हैं। पांचों दरवाजे के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग दरवाजे आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। साथ ही साथ में आपको एक बात और बता दें कि जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में जो संक्रमितों की संख्या थी, तो मध्य प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम हुई है। मध्य प्रदेश संक्रमितों की संख्या के हिसाब से पहले 7वें नंबर पर था और अब 14वें नंबर पर आ गया, यानी कि मध्य प्रदेश में चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। और मई में जो है कोरोना पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कंट्रोल में आ जाएगा और आपका एग्जाम जो है वो 20 जून को ही हो जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी पहले से ही भरी बैठी, क्योंकि उसको एग्जाम कराना था। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट किया कि उसको एग्जाम बढ़ाना पड़ा। अब वो 20 जून को आपका एग्जाम करा कर ही मानेगी, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए और तैयारियां अपनी उच्च लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग यही सोच रहे हैं नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राणा हम्मीर, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा संग्राम सिंह। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अब क्यों कराया गया था वो भी जानकारी आई है, आपको देते हैं, देखिए। तो राणा कुंभा के शासनकाल चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उनकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसकी स्मृति में जो है बनवाया था। जब यहाँ पर महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर ली थी राणा कुंभा ने, तब जो है इसी की स्मृति में उन्होंने क्या किया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, वे विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल बीड़ा वादक भी थे। कौन? तो ये आपके जो है राणा कुंभा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। एक बात और आपको बता दें, आपके एग्जाम में करंट अफेयर इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली, ये भी बता दें आपको। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो आपसे कम से कम कुछ नहीं तो जून में अगर आपका एग्जाम है तो मई तक की करंट अफेयर आपसे बिल्कुल पूछी जाएगी। और करंट अफेयर वाला वीडियो यूनिट 8 जो है आपका, उसको कवर करते हुए हम रोज़ सुबह 7:30 बजे आपके लिए अपलोड करते हैं, विथ एनिमेशन, विथ फोटो के साथ में। आज भी हमने अपलोड किया है, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको एमपी का करंट अफेयर हो गया, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, स्पोर्ट करंट अफेयर हो गया। एक ही वीडियो में ये इन सारे जो भी प्रश्न आपके इनसे बनने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में क्लियर कराते हैं, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज भी आपका 3 मई करंट अफेयर के नाम से अपलोड हुआ है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है धन्ना, ऑप्शन बी है नरेंद्रनाथ, ऑप्शन सी है निमाई, ऑप्शन नंबर डी है मूलशंकर। तो कुछ महापुरुषों के बचपन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम का लेवल टफ किया जाता है तो कुछ महापुरुषों के बचपन के नाम पूछ लिए जाते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि निमाई जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपनी आराध्य बनाया, उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। वह गलियों गलियों में घूमकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे कौन? चैतन्य महाप्रभु, याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के हम आपको बचपन के नाम बता देते हैं। तो नरेंद्रनाथ जो है वो विवेकानंद जी के बचपन का नाम था और मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। अब दोनों नामों को याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नरेंद्रनाथ और मूलशंकर दोनों नाम पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था, ये हमने आपको बता ही दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? कौन रीजन था जिसकी वजह से जो है अबुल फजल की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है शहजादा सलीम, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी है शहजादा मुराद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शहजादा दानियाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि शहजादा सलीम जो है वो कारण था अबुल फजल की मृत्यु का। कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ किया, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उनको जो है शहजादा सलीम को समझाने के लिए पहुंचाया कि देखो यार, जाओ उनको समझाओ यार शहजादा सलीम को, वो क्या कर रहा है, नया सम्राट बनना चाह रहा है और इलाहाबाद का। भाई सम्राट तो तुमको बनना ही है ना, ठीक है, तो बाद में बन लेना, अभी क्या जरूरत है ऐसा विद्रोह करने की। ठीक है, तो ये सब उसको समझाने के लिए भेजा। लेकिन क्या हुआ, शहजादा सलीम ने क्या किया, शहजादा सलीम ने इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह जूदेव को मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या करने को बोला और वीर सिंह जूदेव ने जो है मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, फिर जहांगीर जब सम्राट बना तो उसने वीर सिंह जूदेव को 3000 का मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको अबुल फजल की हत्या कैसे हुई, किसने करवाई थी? चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए,
उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था? जो भी भारत के उपनिषद है, देखिए हम आपको एक बात बता दें, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मुगल हों, चाहे वो कोई भी हो, अगर भारत आया है तो उसने भारत के धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे आविष्कार जो हैं वो भारत के धर्म ग्रंथों में लिखे हुए थे। और उन्हीं को तो अंग्रेज लेकर के चले गए, फिर सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा पर भी पहुँच गए, ठीक है, रॉकेट वॉकेट का निर्माण कर लिया। लेकिन वो सब कहाँ से निर्माण किया? सब भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनमें सब कुछ लिखा हुआ था, जिनको लेकर के वो लोग चले गए। नहीं तो भारत न जाने कब चंद्रमा पर पहुंच चुका होता है ना। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं, इस प्रश्न के बारे में। तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर शीर्षक के नाम से किया। तो याद रखिएगा कौन सा शीर्षक है? सिर्र ए अकबर शीर्षक के नाम से शहजादे जो आपके दारा शिकोह हैं, इन्होंने उपनिषदों का यहाँ पर निर्माण किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की भी संज्ञा दी है। तो ये आपको फैक्ट जो मिल रहा है नोट डाउन कीजिए कि लघु अकबर की संज्ञा किसे दी गई है? दारा शिकोह को दी है। किसने दी है? तो लेनपुल ने यहाँ पर दारा शिकोह को दी थी ये संज्ञा। शाहजहां ने भी दारा शिकोह को साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। जैसा कि आपको पता है शाहजहां दारा शिकोह को बहुत प्रेम करता था, सबसे ज़्यादा अपने पुत्रों में प्रेम दारा शिकोह को ही करता था, तो उसने साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके एमपी हिस्ट्री का प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न है। क्यों कन्फ्यूजन वाला है वो भी आपको बताएंगे, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन है बैतूल, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर डी है धार। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बुरहानपुर में माना जाता है। असीरगढ़ किला जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। देखिए असीरगढ़ का किला पूर्व में खंडवा जिले में आता था, पहले ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन बुरहानपुर अलग जिला बनने के बाद में खंडवा से जब बुरहानपुर अलग जिला बना तो यह बुरहानपुर जिले में आने लगा। तो अब आपको क्या टिक करना है? अब आपको बुरहानपुर जिला टिक करना है। ठीक है, असीरगढ़ का किला अकबर के विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था, यानी अकबर जो है जब किलों को विजय करने निकला हुआ था तो जो उसका अंतिम विजय अभियान था वो असीरगढ़ का किला ही था, और इसे जो है सोने की चाबी से अकबर ने खोला था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में बना हुआ है। आपके एमपीपीएससी ने भी इस प्रश्न को पूछा है कि अकबर ने किस किले के दरवाजे को सोने की चाबी से खोला था? तो याद रखिएगा असीरगढ़ के किले के दरवाजे को सोने की चाबी से अकबर ने खोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? याद रखिएगा यहाँ पर कई लोग यहाँ पर गलत करके आए थे इस प्रश्न को। कुल कितने तल हैं? तल का मतलब समझ रहे हैं आप? तल का मतलब होता है कि जो जमीन के नीचे जो भी आप बना रहता है, आप कभी कभी तल घर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन नंबर डी है 10। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि कुल मिलाकर के 7 तल जो हैं वो दतिया के किले में देखने को मिलते हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए एक किंवदंती के अनुसार दतिया महल में भूमि के नीचे 7 मंजिलें हैं। ठीक है, पूरा महल 9 खंडों का है, यानी कि आपने कई बार सुना भी होगा नौखंडा महल कहाँ पर? दतिया में है। तो पूरा महल तो 9 खंडों का है, लेकिन जो 7 तल हैं उसके वो आपके ज़मीन के अंदर देखने को मिलते हैं। 7 तल भूमि के नीचे और 2 खंड भूमि के ऊपर देखने को मिलते हैं। महल के भूतल से नीचे की मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, किंतु नीचे जाने का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? इस महल को ओरछा के विख्यात राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने बनवाया था, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बनवाया था। और क्या कहा जाता है ये देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कहते हैं कि निर्माण के बाद आज इसमें राज परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाया है। ठीक है, यानी जिसने इसका निर्माण करवाया था वो भी इस महल में नहीं रह पाया है। कुछ रीजन हुआ होगा, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 7 तल जो है वो दतिया के किले में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए थे। हर एक यूनिट की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अब आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक यूनिट का हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आने वाले हैं आपके एग्जाम तक। और 20 जून के बाद में जिनको 2021 के प्री की तैयारी करनी है उनके लिए हम एक नया टाइम टेबल, नया सिलेबस लेकर के आएंगे। 20 जून तक आपको प्रैक्टिस सेट बराबर लगाते रहने हैं। और जो हमने आपसे कहा यूनिट 8 आपका जो है वो रोज़ सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के नाम से आता है। आज भी हमने अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपका स्टैटिक जीके, एमपी करंट अफेयर, स्पोर्ट करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर वहाँ पर हम कवर करते हैं। अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए और दूसरों को भी बचाइए।